धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ होने के बाद आलोक चतुर्वेदी चुनाव हार जाएं। आलोक चतुर्वेदी ही जीतेंगे और सरकार बनी तो कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। सत्यव्रत चतुर्वेदी की जो बेटी है निधि, ये छतरपुर अलग है, साउथ दिल्ली का छतरपुर अलग है। ये पॉलिटिक्स, ये वाली पॉलिटिक्स उनको यहाँ स्वीकार नहीं कर पा रही ना बुंदेलखंड की जनता। एक सिटिंग विधायक राजेश प्रजापति का टिकट काट दिया भाजपा ने। उनके यहाँ लैब टेस्टिंग होती है, जो प्रोडक्ट चलेगा वो टिकेगा, जो नहीं चलेगा वो बाहर हो जाएगा। आपके 18 में सपा के प्रत्याशी बने तो जीत गए, फिर 2023 में बीजेपी के प्रत्याशी बने तो जीत गए। ब्राह्मणों समाज की मीटिंग हुई और ये राजेश शुक्ला जी वहाँ पे। लेकिन केसू का टिकट काटना कहीं से कहीं तक सही लग रहा था आपको। चरण सिंह यादव का टिकट पूर्णतः कहना चाहिए फंडिंग को हुआ। राम सिंह भारती कहीं से कहीं तक चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं थी, पर वो जीत गई। प्रहलाद पटेल के बहुत करीबी हैं। हो सकता है, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि वो 28 के चुनाव के पहले ज्वाइन कर लें बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट आशीष दुबे जी, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक पॉडकास्ट उनके साथ कर चुके हैं। ये विशेष पॉडकास्ट है बुंदेलखंड के ऊपर। ललिता यादव के सामने आलोक चतुर्वेदी, पज्जन भैया का हारना थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा है आपको? देखिए, छतरपुर का चुनाव मैंने आपके पॉडकास्ट में बोला था, छतरपुर का चुनाव 5000 की जीत हार पे रहता है। ललिता यादव की पकड़ सारनी और पड़रिया वाला जो बेल्ट है ना, उसमें उनकी मजबूत है। और सबसे बड़ा निर्णायक वोट बैंक है वहाँ के, जो छतरपुर का 40 वार्ड है। 40 वार्ड में करीब 15-16 वार्ड कांग्रेस के वहाँ मजबूत हैं। पिछली बार 18 वार्ड में उनके पार्षद भी रहे। तो मैं तो इतना कहूँगा कि अगला चुनाव तो आलोक चतुर्वेदी ही जीतेंगे और सरकार बनी तो कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। नहीं, जितना बड़ा नाम है आलोक चतुर्वेदी का, उसके हिसाब से थोड़ा चुनाव की रणनीतिकारों से आप किसी से भी पूछोगे तो 5000 की जीत हार को हम लोग कंसिडर ही नहीं करते। धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ होने के बाद आलोक चतुर्वेदी चुनाव हार जाएं तो बड़ी दुविधा की बात नहीं यार, ये गलत बात है। एक्चुअली में धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे आलोक चतुर्वेदी का हाथ था। उनने कहाँ स्विच करा ये मुझे नहीं पता एंड टाइम पे, क्योंकि उनकी वजह से पूरा देखो मैं आपको बताता हूँ, बुंदेलखंड में कांग्रेस का निपटने का कारण थी सबसे बड़ी चीज साइकिल। सपा वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ी, क्योंकि केंद्रीय मतलब कहना नहीं चाहिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और अखिलेश दादा के बीच में जो मतभेद हुआ, उसका उन्होंने रिजल्ट जो है बुंदेलखंड में दिखा दिया। अगर वो गठबंधन हो जाता तो मैं इतना कह सकता हूँ कि बुंदेलखंड में कांग्रेस बहुत अच्छा रिजल्ट देती। दूसरी चीज़ है, धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे तो पज्जन का हाथ था, या आप भी जानते हो नहीं भी जानते हो, पर उनने आखिरी में स्विच कर लिया। उनने पूरी तरीके से बीजेपी को समर्थन करा, क्योंकि चांदला जो विधानसभा है वो पूरी ब्राह्मण का निर्णायक वोट बैंक है और वो वहाँ स्विच करती है बीजेपी की ओर। रेखा यादव को जब बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो उन्होंने कांग्रेस में आने की दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि वो अभी महिला आयोग की अध्यक्ष भी बनाए, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बना दिया बीजेपी ने उनको। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, रेखा यादव जी ने 2020 के उपचुनाव में जब बड़ा मलेरा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी कांग्रेस में आने की 2023 में भी दिखाई थी, और लगातार वो प्रदेश नेतृत्व से टच में थी कांग्रेस के। ठीक है, बात नहीं जमा, कुछ हुआ जैसा हुआ, क्योंकि उस समय फिर राम सिंह भारती जी आ गई हैं दोबारा, फिर कांग्रेस ने उन पर दाव लगा दिया, वो जीत भी गई। तो अब उनको लग गया कि हमारा भविष्य है नहीं, तो वो फिर यहीं रही। सत्यव्रत चतुर्वेदी की जो बेटी है निधि, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो छतरपुर में। शिवम भाई, ये साउथ दिल्ली की छतरपुर विधानसभा नहीं है, ये मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की छतरपुर है। यहाँ वो वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। इसलिए मैं अभी तो इतना कह सकता हूँ कि जो छतरपुर, पन्ना और आसपास का, वहाँ वो कहीं फिट नहीं हो पाएंगे। इस इलेक्शन में तो नहीं हो पाएंगी, आगामी का देखते हैं। सत्यव्रत एफर्ट तो डालेंगे अपनी बेटी को सेट करने कहीं ना कहीं किसी विधानसभा में। नहीं, देखिए वो तो टाइगर है। टाइगर अब जब जिस दिन गुफा से निकलेगा तो है। हम तो चाहते थे कि टाइगर 2023 में गुफा से निकल जाए। नहीं, बिना किसी हाई कमान के निर्देश के पहले तो वो एक्टिव नहीं हुई, वो हालिया में एक्टिव हुई एकदम से। नहीं, वो एक्टिव थी 2023 में। उनने क्या कहते हैं, महाराजपुर विधानसभा और बिजावर में उनने कोशिश करी, पर मैंने कहा ना, ये छतरपुर अलग है, साउथ दिल्ली का छतरपुर अलग है। ये पॉलिटिक्स, ये वाली पॉलिटिक्स उनको यहाँ स्वीकार नहीं कर पा रही ना बुंदेलखंड की जनता। बिल्कुल। वो आपकी कभी बात हुई है क्या उनसे? नहीं, मेरी अभी मुलाकात हुई थी अभी कैन वेतवा में, जब वो प्रोटेस्ट चल तो रहा आप मुझे एक सच बताओ, आपको लगा कि बुंदेलखंड की राजनीति में फिट हो सकती है? मैं ऐसा पहली मुलाकात ही तो इंप्रेसिव होती है। नहीं, कैसे डिसाइड कर लेते हैं? अभी वो कैन वेतवा में थी तो वो कार से नहीं उतरी, इतना तो मेरे को पता है कि BMW कार से उतरी नहीं हो नीचे। ठीक है, उनकी उनकी कार, सबके ऊपर FIR हुई, उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुई, उनकी कार भी अंदर तक गई BMW, और बाकी लोग तो 15-15 किलोमीटर। बुंदेलखंड
बेबाक जो ज़मीन पे उतरेगा उसको स्वीकार करती है, BMW वालों को नहीं। महाराजपुर से 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज दीक्षित जीते और वहीं से प्रत्याशी थे भाजपा से मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह हारे तो तुरंत उनका टिकट काट दिया और कामाख्या प्रताप सिंह को दे दिया और कामाख्या प्रताप सिंह जीत भी गए। तो ऐसे प्रयोग कांग्रेस क्यों नहीं करती? मैं एक बात बताऊँ, कामाख्या प्रताप सिंह के पिता की एक विरासत थी। अलीपुरा हरपालपुर जो एक एरिया लगता है, हरपालपुर तो आई थिंक वहाँ का कहते हैं ब्लॉक भी है, वहाँ कामाख्या प्रताप सिंह के पिताजी की बहुत मजबूत पकड़ थी, पहली चीज़। और जो लुगासी वाला एरिया है वो थोड़ा सा वहाँ कांग्रेस ने अपने आप को इफेक्ट करा था, तो बीजेपी ने प्रयोग करा और लाई। और देखो बीजेपी इसीलिए सक्सेस है कि वो प्रयोग करती है। उनके यहाँ लैब टेस्टिंग होती है, जो प्रोडक्ट चलेगा वो टिकेगा, जो नहीं चलेगा वो बाहर हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए वो जीते। और अभी भी देखो मैं आपको बताऊं, कामाख्या प्रताप सिंह ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, बीजेपी में अभी भी पकड़ है। और अगर आप दूसरी दल से बात करोगे, अगर वो अजय दौलत तिवारी और ये जैसे वहाँ के निर्णायक वोट बैंक कह सकते हैं कि चौरसिया है, ये लोग अगर वहाँ बैलेंस करके लड़ेंगे तो फिर नीरज दीक्षित अलग अगला चुनाव निकाल लेंगे। महाराजपुर विधानसभा में ब्राह्मण और ठाकुरों की लड़ाई में ओबीसी ने ठाकुरों की साइड झुकाव क्यों रखा? नहीं, ठाकुरों के साथ नहीं लड़ा। वहाँ एक कहना चाहिए एक महेश चंद करके लड़ गए, अजय दौलत तिवारी लड़ गए तो ब्राह्मणों का वोट उनने काटा, महेश जी लड़े तो उनने वोट काट दिया। इसमें कामाख्या प्रताप सिंह ने, कामाख्या प्रताप सिंह की तब तक कोई पकड़ नहीं थी व्यक्तिगत, जो था उनका पिता का विरासत था। वो आए। अच्छा, एक्चुअली में कहना नहीं चाहिए, ये और आलोक चतुर्वेदी, नीरज दीक्षित और एक उस समय के वहाँ के जिलाध्यक्ष थे, इनकी तीन की तिकड़ी तो बुंदेलखंड में राज कर रही थी। तो कहीं ना कहीं विरोध उस बात का भी था ना। तो आज दोनों हार गए और मैं कह सकता हूँ कि वो दोनों अगला चुनाव जीत भी जाएंगे। एक सिटिंग विधायक राजेश प्रजापति का टिकट काट दिया भाजपा ने, उसका कारण क्या था? उनके पिता आरजी प्रजापति का बयान। हाँ, बयान भी, और एक्चुअली वो विरोध पर उतर आए थे, बगावत करने लग गए थे बीजेपी के खिलाफ। आपने देखा होगा थाने के सामने बैठना, घेराव करना और सब करना, तो बगावत में काट दिया। बीजेपी तो प्रीतम लोधी का भी काटने वाली थी, पर उन्हें लगा कि लोधी वोट बैंक डिस्टर्ब हो जाएगा तो नहीं काटा। तो इसलिए वो मतलब कहना चाहिए कि अगर आप बीजेपी से बगावत करोगे तो बीजेपी आपको एंटरटेन नहीं करेगी। आरडी प्रजापति एक ऐसी विधानसभा में जातिवाद करते हैं जहां ब्राह्मण वोट निर्णायक है। मतलब आप ब्राह्मणों के खिलाफ उसी वोट बैंक उधर बोल रहे हो जहां से आपको लड़ना है और निर्णायक ही ब्राह्मण है। वहाँ के ब्राह्मणों पे कंट्रोल है धीरेन्द्र का, धीरेन्द्र शास्त्री, और वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो आप कुछ भी बोल लो, आखिरी में वोट तो गिरेगा बीजेपी में ही, इसलिए वो बोल लेते हैं। देखो अभी के जो आरडी तो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बोल देते हैं, वो तो सब उनका सेटअप होगा। पर अभी के जो कहना चाहिए, देखो वहाँ गलती कांग्रेस की, आप 3 बार से हारे हुए इंसान को आप टिकट दे रहे हो, बिल्कुल है ना। और चलो मैं मानता हूँ पिछली बार 1400 से हारे थे, सब कुछ थे, जब वहाँ आपके पास जैसे पुष्पेन लड़ गए, बिल्कुल, और पुष्पेन जब चुनाव लड़े तो उनको अच्छा खासा वोट मिला। अगर आप पुष्पेन वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी होते तो हो सकता है कि दिलीप अहिरवार चुनाव हार जाते। नहीं, वही बात है ना कि बीजेपी को आप देखोगे कि 2013 में जो उनका विधायक जीता उसका टिकट काट दिया, फिर 2018 में जो जीता उसका टिकट काट दिया, 2023 में अभी आए हैं नए विधायक। अब उनका संभव है क्या पता, अभी तो मैं तो आपको हमेशा बोलता हूं, लेकिन एक कांग्रेस ने एक ही प्रत्याशी पे दाव खेल रही है। 2023 में 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था, अगर मैं रॉन्ग हूं तो करेक्ट कर लो। बीजेपी 4 दिसंबर से 2028 के चुनाव की तैयारी कर रही है। 4 दिसंबर से 2028 की तैयारी कर रही है, 4 दिसंबर 2023 से। हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो अभी कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस वाले तो अभी शायद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बौखला गए थे ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल की, आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो सोचो ना, अब यही तो है, बीजेपी है और उसके सामने आप ऐसे 5 जीतू पटवारी भी नहीं जीत पाएंगे। अनुराग हरप्रसाद से इतना लगाव क्यों भाई? क्यों लगातार आप उनको टिकट रिपीट कर रहे हो? देखो जीतने वाला कैंडिडेट तो पुष्पेंद्र था, और एक अनंत्या सिंह करके थे, वो भी उनका भी नहीं हुआ। पर पुष्पेंद्र, अगर मैं तो कहता हूँ ना, पुष्पेंद्र अगर लड़ते तो होता, खेल होता, वो जीत जाते। नहीं, मेरा तो सवाल एक ही है, देखो अभी कि बीजेपी जो है जीते हुए विधायकों का प्रयोग कर रही है और हटाती जा रही है और नए को लेते आती जा रही है और जीतती जा रही है, और कांग्रेस एक ही कैंडिडेट पर टिकी हुई है, वो लगातार हारता जा रहा है। 3 बार का, 2 बार वहाँ नए प्रत्याशी की मांग बार हारी वो, 3 मतलब वहाँ नए प्रत्याशी की मांग थी उस समय, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। वो तो क्या सेटअप है, क्या है वो जाने, उसका परिणाम कांग्रेस भुगत तो रही है।
सावंतवाद के सामने अरविंद पटेरिया कैसे टिक गए? बीडी शर्मा का कारण। किस्मत ऐसी थी कि वो चुनाव हारे 18 का, उसके 6 महीने के बाद बीडी भाई साहब लोकसभा जीत गए, उनने उनको संरक्षण करा। रियली बात तो देखो 700 वोटों से तो हारे ही थे, तो जब मैं 5000 की जीत हार को जीत हार नहीं मानता, तो 700 की जीत हार को तो जीत हार मान नहीं सकता। तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना कि अब उनका नहीं, वहाँ देखो वन मैन आर्मी है, उसके अलावा विकल्प भी नहीं है। नहीं, अब जब विक्रम सिंह हारे तो नाती राजा जी का टिकट काट देना चाहिए था। नहीं तो देखो राजनगर में जो क्या कहना चाहिए, लाल गोमा पट्टी है, खजवा है, ये जो एरियाज है ना, यहाँ पे नाती राजा की पकड़ थोड़ी सी कमजोर हुई। अच्छा, ये बात तो नाती राजा भी जानते थे। आपको पता 2023 के चुनाव में गाड़ियां चढ़ गई थी, याद है चुनाव के दौरान? वोटिंग के एक दिन पहले, राइट है ना? दोनों में किस कदर का चुनाव हुआ था, मेरे ख्याल से चर्चित चुनाव था। बिल्कुल, मतलब ये अब पहली बात तो किसी का ड्राइवर भी खत्म हो गया। नहीं, वो इनका नाती राजा के साथ वाला नहीं, शायद अरविंद, जो भी था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इतनी संघर्षशील चुनाव हुआ था, सबसे चर्चित चुनाव था वो, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर। आप उसको सामंतवाद बोल लो, जो भी बोल लो, पर इतने चर्चित चुनाव में अरविंद पटेरिया अगर जीत के आए तो अच्छी बात है। फिर भी मैं अगला चुनाव तो फिर इन दोनों के बीच ही होगा, ना बीजेपी टिकट काटेगी ना कांग्रेस टिकट काटेगी। बीजेपी ने राजेश शुक्ला को इतना एंटरटेन क्यों किया भाई? एक विधायक जो सपा का है, 2018 में जीते हालांकि, उसको सपा के प्रत्याशी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बना के जिता दिया। देखो वहाँ ईशा नगर और 2-3 एरियाज जो हैं, एक्चुअली वहाँ वोट बैंक निर्णायक है थोड़ा सा यादवों का, ब्राह्मणों का, वो निर्णायक वोट बैंक है। और उनने पहले कांग्रेस का प्रयास करा, जब कांग्रेस ने उनको नहीं दिया तो बीजेपी में चले गए। वहाँ एक्चुअली में कैंडिडेट का प्रॉब्लम था, बीजेपी के पास कैंडिडेट वही था, या तो किसी को ला के देते या जो करते, पर वो सफल नहीं हो पा रहा था। आपको थोड़ा आश्चर्य नहीं लगता कि 2003 और 2008 में जब राजेश शुक्ला कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो हार रहे थे, जब 2018 में सपा के प्रत्याशी बने तो जीत गए, फिर 2023 में बीजेपी के प्रत्याशी बने तो जीत गए? नहीं, एक्चुअली में 18 में क्या था कि कांग्रेस ने टिकट थोड़ा गलत दे दिया और वो सपा से लड़े। उस समय शायद अखिलेश यादव जी वहाँ पे आए, और सबसे बड़ी बात है, ये एक ब्राह्मणों समाज की मीटिंग हुई और ये राजेश शुक्ला जी वहाँ पे रो दिए थे। उस रोने के मूवमेंट के कारण पूरा ब्राह्मण समाज लामबंद हो गया कि मैं 2 बार हार गया, एक बार शायद उनके भाई भी हारे, जो भी था, बोले मैंने इतना करा, ये करा, और आज आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। उस मूवमेंट के बाद जब ब्राह्मण समाज लामबंद हुआ, तो वो लामबंद हो के फिर जो सपा में गया तो वो बन गए। और अच्छा, एक्चुअली में उनने पहले तो 15 महीने समर्थन दिया, ये और संजीव भिंड वाले, बिल्कुल समर्थन में ने, फिर बाद में इनका सेटअप जम गया बीजेपी में। नहीं, थोड़ा आश्चर्य नहीं लगता इस बात का कि भाई प्रत्याशी में दिक्कत नहीं है, नहीं वो पार्टी में ही दिक्कत हो सकती है। नहीं, वो जीतने वाले प्रत्याशी थे, इसीलिए उन पे दाव खेला। अपने यहाँ के जो 6 निर्दलीय जो उस समय 18 में थे, हर किसी पे दाव नहीं खेला बीजेपी ने। वहाँ उनको लगा कि यही होगा, उनने एक जिले में 2 ब्राह्मण दिए, भाई अरविंद पटेरिया या शुक्ला जी, एक ही जिले में 2 ब्राह्मण खेल लिए। कांग्रेस ने भी 2 ब्राह्मण खेले, पर उनका सेटअप था, उनको लगा कि यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेलना चाहिए, 2 ब्राह्मण देंगे तो पूरा जिला सेट हो जाएगा। कांग्रेस ने एक बाहरी प्रत्याशी चरण सिंह यादव को बिजावर से प्रत्याशी बनाया, जिनका कनेक्शन सपा और बसपा से रहा है। आप वहां केसू को लड़ा सकते थे। लड़ा तो सकते थे, पर एक्चुअली में क्या था, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। 2020 के बड़ा मलेरा वाले चुनाव में बिल्कुल चरण सिंह ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि बड़ा मलेरा में यादव समाज थोड़ा सा दखल, अच्छा उन्होंने निर्णायक वोट बैंक है। हालांकि फिर उस समय उन पे एफआईआर हो गई, यूपी पुलिस उनको ले गई, मतलब ले तो नहीं गई, मतलब वो फिर अंडरग्राउंड हो गए, सारी चीज़ें हो गए, वो सारी चीज़ें हटा दो आप। चरण सिंह यादव का टिकट पूर्णतः कहना चाहिए फंडिंग पे हुआ। उनने तो बैठाने के लिए भी पैसे दिया, मैंने सुना है। फॉर्चुनर दिए, हाँ किसको दिए वो आपको पता है? नहीं आपको ज़्यादा पता है। ठीक है, फॉर्चुनर्स भी दी गई हैं और अच्छे पैकेज भी दिए उन्होंने। लेकिन केसू का टिकट काटना कहीं से कहीं तक सही लग रहा था आपको कि भाई एक बाहरी प्रत्याशी को बुला लेना, और जो प्रत्याशी जमीन पे केसू मेहनत कर रहे थे उनको। देखो केशु ने मेहनत तो करी, यात्रा निकाली, सब कुछ करा, सारी चीज़ें हुई, बिल्कुल एक अपना नाम उनकी, अच्छा माता जी भी वहाँ से एमएलए रही, मतलब बहुत अच्छा सेटअप अच्छा था।
उसमें मैं एक नाम और लेना चाहूँगा, अमित भटनागर का भी अच्छा सब कुछ है। आज की तारीख में अमित भटनागर तो मेरे ख्याल से नेशनल मीडिया में छाए हुए हैं। कांग्रेस चाहती तो वहाँ पे भी, चूंकि 3 ब्राह्मण नहीं कर सकती थी, तो इसलिए कैन entertain- बेतवा के कारण अभी अमित भटनागर लाइमलाइट में आए, कोई तो लड़ रहा है। अभी आए ना। हाँ भी आए, ठीक है, पर वो अभी भी अच्छा चेहरा हो सकते हैं वहाँ पे। अब वो तो फाइटिंग हो ही जाएगा इस बार के चुनाव में, जो 2028 में चुनाव होंगे उसमें तो अमित भटनागर आएंगे ही उभर के। हाँ बिल्कुल लेकिन आएंगे। जीतने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि आदिवासी वोट कितना सपोर्ट करेगा उनको, क्योंकि एक ही समुदाय के लिए लड़ रहे हैं वो। हाँ एक ही समुदाय नहीं, आदिवासी सब देखो, वहाँ भी आदिवासी वोट तो है वोट है। ना। ईसानगर, सटाई और किशनगढ़ जो एरिया है बिजावर का, उसमें कहीं ना कहीं आदिवासी भी थोड़ा बहुत होल्ड तो रखते हैं। नहीं मेरी बात सुनो, अगर कॉम्बिनेशन, अगर वो पंडित हैं और प्लस आदिवासी और कुछ और कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो टक्कर दे देंगे। इस बार तो शुक्ला जी का चुनाव तो बहुत फंसने वाला, मेरे को लगता है इस बार तो उनका टिकट उड़ा देगी। नहीं, देखिए भटनागर जी जो आदिवासी वोट बैंक है, माफ़ी चाहूँगा ऐसा बोल रहा हूँ, आदिवासी वोट बैंक सेकेंडों में पलट जाता है और पलटाया जा सकता है, और पैसों में ही पलटा देती है। हाँ वो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर ठीक है, लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना। आगामी में अभी तो देखो वो कांग्रेस के कुछ भी नहीं है, अभी तो बाहर से जो है सारी लड़ाई उनकी बाहर से चल रही है। नहीं, वो तो आम आदमी से है ना। हाँ आम आदमी से है। अब देखो आम आदमी का तो देखो यहाँ कोई भविष्य अभी तो इस चुनाव में तो कुछ नहीं, 28 के चुनाव में तो यहाँ कोई तीसरा दल आपको खुद नहीं दिख रहा क्या होगा। पता कांग्रेस उनको एंटरटेन ही नहीं करे। अभी तो देखो अभी तो कांग्रेस अपने उससे ही नहीं निकल पा रही है। कांग्रेस जब अपने अलाप से निकलेगी तब ना प्रदेश में ध्यान देगी। तो जब कांग्रेस अपने दर्द से निकलेगी तब तो दूसरे को दर्द दुख देखेगी, ये तो प्रॉब्लम है ना। मैंने क्या कहा, 4 दिसंबर 2023 से बीजेपी चुनाव लड़ रही है 28 का, कांग्रेस अभी भी नहीं आई है। हालांकि अमित भटनागर से मिलने जीतू पटवारी गए थे जेल। तो ठीक है, वो तो उनका काम है मिलना जुलना। बिल्कुल। छतरपुर की बड़ा मलहरा मात्र एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस जीती। यदि इधर कांग्रेस हार जाती तो कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो जाता छतरपुर जिले से। नहीं कांग्रेस, देखो वो कांग्रेस नहीं जीती, वहाँ बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को खुद हरवा दिया। बीजेपी खुद नहीं चाहती थी प्रद्युमन सिंह को अगला चुनाव जिताना, चूंकि जब इनकी डील हुई थी, जब ये लोग मतलब जब कांग्रेस से जब बीजेपी में गए थे तो इनकी डील ये थी कि जो एक इनका अमाउंट है और प्लस एक उपचुनाव की टिकट और 23 की टिकट, ये हमको चाहिए ही चाहिए। तो उस डील के तहत इनकी टिकट हुई। बिल्कुल। राम सिंह भारती कहीं से कहीं तक चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं थी, पर वो जीत गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ यादव वोट भी निर्णायक वोट है, सबसे बड़ी बात। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि वो प्रहलाद पटेल के बहुत करीबी हैं राम सिंह भारती, क्रॉस वोट की संभावना भी है राज्यसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अगला चुनाव, तो देखो उनके भाई ने बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है, अभी शायद तिलक नाम है उनका। तो वो जो एरिया है, घुआरा हो गया, बक्सवा हो गया और बड़ा मलेरा हो गया, इस एरिया में एक्चुअली में कांग्रेस को अब उनको टिकट नहीं देना चाहिए अगले चुनाव में, चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पे। और दोनों साइड से नए चेहरे आएंगे तो वहाँ चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। 2020 में प्रद्युमन सिंह इधर चले आए भाजपा में। भाई ये तो सिंधिया समर्थक थे भी नहीं, सिंधिया के साथ आए भी नहीं, तो आए क्यों ये? नहीं एक्चुअली में ये और राहुल, ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। राहुल लोधी दमोह वाले, उसमें बंडा वाला जो तरवल लोधी है वो भी इन्हीं के साथ परिवार से है। अच्छा। तो वो तो बचे रहे। इनके कोई जीजा ईजा उस समय पुलिस में किसी बड़े पद पे थे, उन्हीं ने सेटअप कराया था इनका कांग्रेस से, उन्हीं ने इनका सेटअप कराया बीजेपी से। और बीजेपी जब लगा कि हम उपचुनाव में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीटें नहीं जीत पाएंगे, तो उस समय उन्होंने खरीदना शुरू करा, अलग से लाए। वो नेपा नगर भी लाए, नेपा नगर वाले का भी कोई कनेक्शन नहीं था, मानदाता वाले का भी कोई कनेक्शन नहीं था सिंधिया जी से। बिल्कुल। तो ये लाए, प्रद्युमन को लाए, ये 3 तो इन्होंने रिजर्व कर रखे थे। फिर आखिरी में राहुल को भी ले आए थे। राहुल का चुनाव हालांकि फिर बाद में हुआ, हाँ 1 साल मतलब वो ईयर क्रॉस कर गया, तो ये तो बैकअप में थे। क्या पता राम सिंह भारती अगली उमा भारती बन जाए। देखिए उमा भारती का दर्जा तो इस मध्य प्रदेश में कोई नहीं ले सकता, और आपको उनकी हिस्ट्री नहीं पता, शायद उनके पिताजी का ठाकुरों से अलग विवाद है। वो तो बीजेपी कंट्रोवर्सी में जीत गई हैं। अगले में तो मैं कह रहा हूँ ना, क्रॉस वोट ना हो जाए, मैं कह रहा हूँ प्रहलाद पटेल के बहुत करीबी हैं। हो सकता है, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि वो 28 के चुनाव के पहले ज्वाइन कर लें बीजेपी।